देखिए क्लास 10th फिजिक्स और हम क्लास 10th सीबीएसई का फिजिक्स हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम चैप्टर्स देखेंगे। तो फिजिक्स में हमारे 4 ही चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, और सेकंड चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, और थर्ड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्थ चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर्स का सीक्वेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर अगर हम 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 है हमारा थर्ड चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। और चैप्टर नंबर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इसकी अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो वेटेज है बोर्ड में वो है 12 मार्क्स का, और इन दोनों चैप्टर्स का अगर हम वेटेज देखें तो बोर्ड में वेटेज है 13 मार्क्स का। मतलब टोटल हमारा जो फिजिक्स आता है वो 25 मार्क्स का आता है। तो हम आएंगे चैप्टर नंबर 1 पे ही आएंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम इसमें जो स्टडी करेंगे टॉपिक्स में आज लाइट की डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं हम लो टू हाई लेवल की ओर मूव करेंगे। लो टू हाई लेवल की ओर मूव करेंगे मतलब धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस स्टडी करते हैं। क्या होता है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू enjoy nature without light। नेचर विदाउट लाइट मतलब इस सेंटेंस से हमें ये पता लगेगा कि क्या होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू एंजॉय नेचर विदाउट लाइट। अगर नेचर में अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो जो नेचर को जो इन्जॉयमेंट है वो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब
इट इज़ इम्पॉसिबल टू एंजॉय नेचर विदाउट लाइट। मतलब जो लाइट का, अगर नेचर में लाइट प्रेजेंट नहीं है, मतलब यूनिवर्स में अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, कहीं पर भी लाइट प्रेजेंट अगर नहीं है, तो जो नेचर का एंजॉयमेंट है वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। लाइट की डेफिनेशंस पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ लाइट पे आते हैं। तो लाइट 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 क्या होती है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that enable us to see the ऑब्जेक्ट। कि लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और दैट अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके ड्यू टू हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, इज कॉल्ड लाइट। हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस को स्टडी किया है। देखो, फर्स्ट वाला सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस, मतलब इन सेंटेंसों में हमें ये पता लगता है कि लाइट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट वाले में आपका, नेचर अराउंड अस इज कलरफुल एंड डाइवर्स। कि नेचर के अराउंड जो, मतलब जो भी लाइट है, जो लाइट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो नेचर अराउंड अस इज कलरफुल डाइवर्स, मतलब कलरफुल भी होता है और वो डाइवर्स भी होता है। सेकंड वाला है आपका, इट इज़ इम्पॉसिबल टू एंजॉय नेचर विदाउट लाइट, जो अभी हमने पहले स्टडी किया। उसके बाद में लाइट कॉजेज सेंसेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो कॉजेज होता है वो सेंसेशन ऑफ लाइट भी होता है। मतलब लाइट को हम सेंस से भी, मतलब लाइट का जो कॉजेज है उसको हम सेंस करके भी स्टडी कर सकते हैं। मतलब बता सकते हैं कि सपोज दैट हम अपनी आई को क्लोज करें और किसी रूम में अगर हमने डार्कनेस की है, तो हमें सेंस करके ये पता लग जाएगा कि उस रूम में डार्कनेस है या फिर लाइट है। अगर हम लाइट को ऑन कर दें, तो हमें तो भी हम आई के सेंस से हम ये पता कर सकते हैं कि वो उस कमरे में क्या है, मतलब लाइट ऑन है, मतलब वो कमरा पूरा लाइट से है, मतलब लाइट है उस रूम में। तो इस तरह से हम उसको सेंस करके ही पता कर सकते हैं। आगे हमारा लाइट की डेफिनेशन क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके ड्यू टू हमें ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है, देखो ये लाइट की डेफिनेशन हो जाएगी। ये हमारे प्रॉपर्टीज में सपोज दैट, यानी कि लाइट की इंपॉर्टेंस को ये शो करेंगे कि तीन सेंटेंस जो हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में। क्या है ये हमारा? ये टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का अगर हम देखें, तो सबसे पहला वाला पॉइंट हमारा आता है, पॉइंट नंबर 1। क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब लाइट जो होता है वो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब पहली बात हमें पता लगी कि लाइट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, जो सन से अर्थ तक जो लाइट आती है वो किस में आती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी में आता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसी रेडिएशन की वजह से जो आपका हीट होती है, मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो समर हो जाता है ना, वो किससे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आता है। किस में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आता है। और क्या है ये, और है ये नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है ये, नॉन मैकेनिकल
वेव। कैसी वेव है ये? नॉन मैकेनिकल वेव है। अब आप बोलोगे कि नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो ये होता है जो सन से अर्थ तक जो लाइट आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, मतलब जिसमें हीट होती है ना। और नॉन मैकेनिकल वेव, भाई हमने मैकेनिकल वेव तो पढ़ी है, तो हमने नाइन्थ में एक चैप्टर हम स्टडी करते हैं साउंड वाला। क्या करते हैं हम? साउंड वाला चैप्टर स्टडी करते हैं। उसमें आता है कि साउंड क्या होती है? मैकेनिकल वेव होती है, कि जिन वेव्स को मतलब प्रोपिगेशंस के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। और उनके पार्ट्स आ जाते हैं ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशंस के परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर है नॉन मैकेनिकल वेव, तो लाइट को प्रोपिगेशंस के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? लाइट को नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। और लाइट फिर होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव, कि लाइट क्या है आपकी? ट्रांसवर्स वेव भी है। ट्रांसवर्स वेव भी है। अब ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि वेव टू टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वे वेव होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशंस के पैरेलल अगर मोशन करें तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और मीडियम के पार्टिकल्स अगर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशंस के पैरेलल अगर मोशन करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो अभी हमने स्टडी कर लिया कि लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है वो? फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और फिर क्या है? वो नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपिगेशंस के लिए। अगर वो नॉन मैकेनिकल वेव है तो उसमें भी कौन सी होगी? वो ट्रांसवर्स वेव होगी। कौन सी वेव होगी? वो ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशंस के परपेंडिकुलर मोशन करेंगे। कैसे मोशन करेंगे? परपेंडिकुलर मोशन करेंगे, तो क्या बन जाएगा? वो ट्रांसवर्स वेव बनेगी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अच्छा पॉइंट है कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। अब डुअल नेचर है मतलब दो नेचर रखता है, तो कौन कौन सी नेचर रखता है? तो फर्स्ट नेचर होता है इसका कि ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और सेकंड नेचर होता है कि लाइट बिहेव करता है वेव के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है? वेव के अकॉर्डिंग। तो जब डुअल नेचर होती है मतलब लाइट दो नेचर रखता है, वेव एंड पार्टिकल। इसको हम ट्वेल्थ क्लास में समझते हैं, मतलब ट्वेल्थ क्लास में जो डुअल नेचर का चैप्टर है उसमें हम स्टडी करते हैं कि पार्टिकल्स क्या होता है और वेव क्या होता है। अभी बस इतना समझना है हमें कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, पार्टिकल्स एंड वेव। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे आते हैं हम। जो हम स्पीड की स्टडी करते हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम भी बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। कितना आता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है, मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। फिर है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में देख लेते हैं। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? तो वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर हम
अदर मीडियम में देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। क्या आता है? मीटर पर सेकेंड। फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितना होता है? तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। कुछ बुक में ये भी लिखा होता है, ध्यान रखेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। कुछ बुक में होता है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। तो थोड़ा वेरी भी करता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ज़्यादातर जो बुक में लिखा है वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये तो एंगस्ट्रॉम में हुआ। व्हाट इज द एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम होता है वेवलेंथ की यूनिट, और वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ एज अ डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर जो एंगस्ट्रॉम है वो डिस्टेंस की यूनिट होता है। जैसे अगर हम यूज करने लगे, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम टू होता है, 1 एंगस्ट्रॉम टू होता है 10⁻⁻10 मीटर में आता है। किस में आता है? 1 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻⁻10 मीटर में आता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, मतलब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं ना। ये तो होगी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट की बात होगी। अब हम करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, कि विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? तो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स टू 3.75 इंटू 10⁻14 हर्ट्स होता है। ठीक है, तो ये आपका एक तो है, हमने स्टडी किया कि लाइट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का फर्स्ट पॉइंट किया, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का सेकंड पॉइंट किया, जिसमें हमने स्टडी किया कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल्स होता है। थर्ड पॉइंट हमने यूज स्टडी किया कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना है। मतलब एयर में कितना होता है, वाटर में कितना होता है, ग्लास में कितना होता है। हमने फोर्थ पॉइंट स्टडी किया वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब इतना होता है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट कितना होता है? 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स टू, और 3.75 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। मतलब यहाँ पे होता है हर्ट्स। क्या होता है? हर्ट्स होता है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब पर सेकंड को हम हर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर सेकंड को हर्ट्स बोलते हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के फिफ्थ पॉइंट को स्टडी किया।
मतलब ये हमारे 5 पॉइंट हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के। बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, बहुत पॉइंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। ये हम स्टडी करेंगे। टॉपिक्स है हमारा प्रोपिगेशंस ऑफ लाइट। क्या है? प्रोपिगेशंस ऑफ लाइट। तो प्रोपिगेशंस ऑफ लाइट में कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट जो ट्रेवल्स करता है वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो अलोंग स्ट्रेट लाइन के ट्रेवल करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशंस। अब इसमें हमारे दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमारा फर्स्ट पॉइंट और दूसरा है सेकंड पॉइंट। देखो, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में अगर सिंगल रे ऑफ लाइट है, मतलब सिंगल रे ऑफ लाइट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगर वो वन लाइट है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो रे ऑफ लाइट को इस एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर में आता है आपका बंडल ऑफ लाइट। तो बंडल ऑफ लाइट क्या होता है? मोर देन लाइट, मोर देन लाइट रेज। तो मोर देन लाइट रेज को हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीम ऑफ लाइट रेज बोलते हैं। मतलब सेट्स ऑफ लाइट, सेट्स ऑफ रेज ऑफ लाइट, है ना। सेट्स ऑफ रे ऑफ लाइट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, हम जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है वो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या आता है? देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। द बाउंसिंग back, the bouncing back of light, the bouncing back of light when it strike, when it strike when it strike on a polished surface, when it strike on a polished surface, strike on a polished surface like mirror is called reflection of light. Reflection of light. अब यहाँ पे आता है, सबसे पहले हमने एक मिरर को ड्रॉ किया, यानी कि सबसे पहले आपका एक मिरर है, यानी कि ये मिरर है। यानी कि हमने क्या लिया? एक प्लेन मिरर लिया। क्या लिया हमने? प्लेन मिरर लिया। प्लेन मिरर का ये पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट पे एक लाइट रे क्या होती है? इंसिडेंट होती है। तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। और इस पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और इसी पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो देखो, ये हमने पॉइंट ए कंसिडर कर लिया, ये पॉइंट ओ कंसिडर कर लिया, ये पॉइंट हमने बी कंसिडर कर लिया। तो जो ए ओ है वो क्या होगा? इंसिडेंट रे है। और जो ओ बी है वो रिफ्लेक्टेड रे है। और जो ओ एन है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। अब देखो, बात आती है
एंगल्स बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय आई, यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसको हम बोलते हैं एंगल्स बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय आर, यानी कि हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ओ पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं वेयर तो ए ओ जो है ए ओ है आपका इंसिडेंट रे, और ओ बी जो है रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। और उसी के बात करेंगे हम एंगल ए ओ एन। एंगल ए ओ एन जो है वो क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल बी ओ एन को अगर हम देखें तो क्या आएगा एंगल ऑफ आर आ जाएगा। क्या आएगा आपका एंगल ऑफ आर, और एंगल ऑफ आर को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। तो ये इसका ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। उसके बाद में हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। किस पे आते हैं हम? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में अगर हम देखें तो हमारे दो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ यहाँ पे हम डायग्राम से हमको पता करना है, तो कैसे करेंगे देखो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन को लाई करता है। सेकंड वाला क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में आएगा। तो क्या है आपका द इंसिडेंट रे द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट point of incidence all lie in the same plane, in the same plane। all lie in the same plane, वो सेम प्लेन को लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था कि दैट इज एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन इक्वल्स टू एंगल बी ओ एन, के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि आई किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें इस रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है द एंगल्स बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ, यानी कि इंसिडेंट रे का एंगल्स पूछा है और किसका पूछा है, नॉर्मल का, बिटवीन का। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल का जो बिटवीन एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर यहाँ पे पूछ लेता रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल तो क्या आता, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत दे रखा है, देखो बहुत अच्छे से दे रखा है। क्या दे रखा है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या है वो, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब आपको क्या फाइंड करना है कि इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। क्या देखना है आपका, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट वाला क्या होता है, फर्स्ट वाले में दे रखा है लाइट ट्रेवल्स रेक्टिलिनियरी, तो लाइट ट्रेवल्स करती है रेक्टिलिनियरी, करेक्ट। सेकंड में दे रखा है लाइट हैज ग्रेटर स्पीड देन साउंड इन एयर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होती है किससे, स्पीड ऑफ साउंड से। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि इसमें 3 × 10⁸ आता है और इसमें आता है 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन पूछा क्या हमसे, रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखते हैं थर्ड वाला क्या है, लाइट इज अ वेव इन नेचर। भाई लाइट का जो नेचर होता है वो क्या होता है, वेव नेचर भी होता है क्या, करेक्ट है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो तो फिर क्या होगा आपका, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, है ना। तो क्या दे रखा है, लाइट कैन नॉट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। क्या लाइट वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, लाइट को प्रोपिगेशन के लिए तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी तो लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है वो, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो क्या आएगा आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है, मतलब ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस हम स्टडी करेंगे आगे काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शंस में। तो काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इररेगुलर रिफ्लेक्शंस का अदर नेम होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो वहां पे अगर रिफ्लेक्शंस में देखें तो लॉज ऑफ एप्लीकेबल दोनों में ही एप्लीकेबल होते हैं भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शंस में भी होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी आता है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या ऑप्शन ए करेक्ट या ऑप्शन थर्ड करेक्ट, मतलब फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, नो। तो क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो इस क्वेश्चंस में आते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें a ray of light is incident on a plane mirror making an angle with it. If the angles between incident ray and refracted ray is 80 डिग्री, फाइंड द थीटा, मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है थीटा, और ये एंगल आपको गिवन है कितना आपका 80 डिग्री। लेकिन ये इंसिडेंट रे होता है, क्या होता है ये, इंसिडेंट रे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंसिडेंट रे। यहाँ पे होता है रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल और इंसिडेंट रे का तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये कितना होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये तो दोनों एंगल दे रखा है, कितना है भाई, अगर मैं दोनों का सम कर दूं आई प्लस आर कर दूं तो क्या आएगा, 80 आएगा। तो ये हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्या है कि आई प्लस आर का जो सम है वो कितना है, 80 डिग्री। क्या है वो, 80 डिग्री है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे आई को, तो हम क्या लगाएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि आई किसके इक्वल होता है, आर के। तो सो ये हो जाएगा आई प्लस आई इक्वस टू 80। हमने आर की वैल्यू को पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा 2i इक्वस टू कितना हो जाएगा 80, और डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा आपका 40 टाइम्स, तो i इक्वस टू हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आया हमारा 40 डिग्री। कितना आया हमारा 40 डिग्री। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों इक्वल होते हैं, i तो r कितना हो जाएगा, r इक्वस टू हो जाएगा i के, है ना, और वो कितना है आपका 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या हो गया आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 40 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड करना आपको एंगल ऑफ थीटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो नॉर्मल का जो मिरर से एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। तो हम अब फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 90 किस किस का सम होगा, इस एंगल ऑफ थीटा और प्लस आई का सम होगा किसके इक्वल, 90 के इक्वल। तो हम यूज करेंगे कि आई प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 90। तो इसमें कितना आएगा, आई प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हमारा आई कितना है 40 है, तो 40 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 40। तो हमारा थीटा कितना निकल के आया, थीटा फाइंड होके आया, थीटा इक्वल टू आया आपका 50 डिग्री। कितने डिग्री 50 डिग्री। तो आपको थीटा ही फाइंड करना था। तो जो इसको हम एक वर्ड और देते हैं, यानी कि ये जो एंगल होता है जो थीटा इसमें दे रखा है इसको हम बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस वाले एंगल को हम बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका अदर नेम भी होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब जो इंसिडेंट रे और मिरर से जितने एंगल्स पे इंसिडेंट होती है तो इसको हम बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है a ray of light is incident making an angle of 35 डिग्री। मतलब एक इंसिडेंट रे है जो मिरर से कितने एंगल्स पे इंसिडेंट होती है, वो 35 डिग्री पे इंसिडेंट होती है विद अ प्लेन मिरर। व्हाट इज द एंगल ऑफ थीटा, यानी कि ये आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल कहाँ होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब मिरर के परपेंडिकुलर में आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये कितना होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अगर देखो मैं ये नॉर्मल है तो मिरर से इसका कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और 90 का सम किस किस के इक्वल होगा, 90 का सम होगा आई प्लस 35। किसके इक्वल होगा आपका, आई प्लस 35, आई प्लस 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 35। तो जो आई फाइंड होके आएगा वो कितना आएगा 55 डिग्री फाइंड होके। कितने डिग्री फाइंड होके आएगा आपका 55 डिग्री फाइंड होके आएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया 55। 55। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 55 है मतलब ये आपका है 55। कितना है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका 55, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा 55, ठीक है। अगर मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका कितना 35 हो जाएगा। कैसे हम इसको करेंगे, तो देखो हमने लिखा यहाँ पे r प्लस थीटा का अगर मैं सम करूं तो कितनी डिग्री आएगा 90। भाई r प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 90,
और हमें आर मिल गया किससे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो कितनी डिग्री आएगी आपका, ये 55 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो आर की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 और प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 55। तो थीटा विल बी आएगा आपका कितना, थीटा विल बी 35 डिग्री। थीटा विल बी कितना आएगा आपका, 35 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारा वो कितना आएगा, 35। या फिर दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो इसको हम बोलते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे हो गए, इक्वल हो गए भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कैसे हो गए, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो वो कितना आएगा, 35। विद इन सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, वरना प्रॉपर सोल्यूशन से ऐसा सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर is such that it makes an angle of 30 degree with the mirror। मतलब मिरर से कितना एंगल्स पे है, वो 30 डिग्री पर है। और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, आपको बताना है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो हम सबसे पहले एक मिरर ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, हम एक मिरर ड्रॉ करेंगे। मिरर कौन सा, प्लेन मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम स्टडी कर रहे हैं। तो यह आ गया आपका प्लेन मिरर आ गया। और इस साइड हमने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया। और एक लाइट रे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मिरर से कितने एंगल्स पे इंसिडेंट होती है, वो होती है आपकी 30 डिग्री पर। यानी कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो कितना होता है, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपका 30 डिग्री। कितने डिग्री होता है वो, 30 डिग्री। तो ये इंसिडेंट रे, और ये दे रखा है आपका एंगल 30 डिग्री दे रखा है। कितने डिग्री रखा है, 30 डिग्री। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्या है आपका, ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसी से क्या जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। और अगर हम इसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल। क्या हो जाएगा, ये होगा नॉर्मल। और ये है इंसिडेंट रे, मैंने शॉर्ट में लिखा। और ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको बताना है देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताना है। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमने फाइंड कर लिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, वही इक्वल हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले भाई आई प्लस 30 का अगर मैं सम करूं तो कितनी डिग्री आएगा, 90 आएगा। कितने डिग्री आएगा भाई, 90। तो क्या करेंगे, आई प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा 90। तो आई इक्वल टू कितना आएगा, 90 माइनस 30। तो कितना आ गया आपका, आई इक्वल टू आ गया आपका 60 डिग्री। कितने डिग्री, 60 डिग्री। हम यूज करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई किसके इक्वल होगा, आर के। तो आई कितना है और आर कितना है, दोनों इक्वल होते हैं। तो आई कितना है, 60। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया आपका, 60 डिग्री। कितना हो गया आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। तो कितना आएगा आपका, 60 डिग्री। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, द रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द रे इज। तो आपको बताना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है वो, परपेंडिकुलर है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक यहाँ पे हम मिरर को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, मिरर को ड्रॉ करेंगे। तो मिरर क्या आएगा, ये मिरर है और ये होगा आपका, ये मिरर है
और उसने बोला गया है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे पे कैसी है, वो परपेंडिकुलर है। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब वो परपेंडिकुलर हैं तो उनका बिटवीन एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90। भाई ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। इन दोनों का जो एंगल है वो कितने डिग्री है, वो है आपका 90 डिग्री। कितने डिग्री है वो, 90 डिग्री। अगर हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या आएगा, ये आएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा, ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल्स बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल्स बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब दोनों का एंगल कितना है, 90 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि I प्लस R का जो सम है वो कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इसने क्वेश्चन में बोला गया है ना, द रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर है किस पे, इंसिडेंट रे पे, तो उनका बिटवीन एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। हम यूज करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई किसके इक्वल होता है, आर के। तो वैल्यू पुट कर दो। क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम आर की वैल्यू पुट कर दो। तो आई प्लस आई इक्वल टू कितना हो गया, 90, और 2i इक्वल टू कितना हो गया, 90। तो i फाइंड होके आएगा आपका 45। तो i इक्वल टू हो गया आपका 45। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, केवल पूछा गया है हमसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा आपका, 45 डिग्री आएगा। कितने डिग्री आएगा आपका, 45। वैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि आई किसके इक्वल होता है, आर के, इक्वल टू कितना आएगा, 45। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45, क्योंकि आई और आर कैसे होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसमें, इसमें यहाँ बोला गया है अ प्लेन मिरर इज इंक्लाइंड एट अ एंगल विद हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। यानी कि फिगर गिवन है। ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इफ अ रे इंसिडेंट if a ray incident from 10 degree above horizontal becomes vertical after reflection। मतलब जो इंसिडेंट रे है वो कितने डिग्री है, 10 डिग्री अबव है, किससे, हॉरिजॉन्टल से। भाई ये हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया, एक ये ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चंस में गिवन है, फिगर में गिवन है। becomes vertical after reflection from his mirror then find थीटा। आपको ये जो एंगल है ये फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, क्या है ये, इंसिडेंट रे है ना। और जो रिफ्लेक्टेड रे है तो क्या है, वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो वो रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट करके जाती है वो परपेंडिकुलर जाती है। कैसे जाती है वो, परपेंडिकुलर। तो देखो 10 डिग्री अबव बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है वो वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल का मतलब ऐसा हो गया, डाउनवर्ड हो गया भाई। क्या हो गया, वर्टिकल है। अगर ये वर्टिकल है तो हम ये बोल सकते हैं ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90। ठीक है। अब थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा समझना है। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर भाई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, मतलब जो मिरर होता है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल। ये क्या है, ये है आपका नॉर्मल। ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है
देखो यहाँ दोबारा समझ लेते हैं। माइक म्यूट हो गया। हाँ, देखो अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो ये हमारी पैरेलल लाइंस है, ये एंगल्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 2 3 इक्वल होंगे किस कंडीशंस में? कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल फोर्थ और ये एंगल 2 कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए, तो ये एंगल होंगे आपके अल्टरनेट एंगल। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो ये लाइंस इस लाइंस के कैसे हैं? पैरेलल है। तो ये जो एंगल थीटा है वो भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब इंसिडेंट रे से नॉर्मल का एंगल अगर हम देखें तो कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ये पैरेलल लाइन से हमें मिरर तक एंगल मिला थीटा, और पैरेलल लाइन से अगर नॉर्मल तक देखें तो देखो ये एंगल है आपका आई, और इसमें से tan अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एंगल हमारा फाइंड होके आएगा आई माइनस 10। और ये जो आपका है आई माइनस 10, ये है ना, और ये जो है थीटा, इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो देखो नॉर्मल से मिरर तक का एंगल है, तो कितना आएगा? आई माइनस 10 प्लस थीटा का अगर मैं सम करूं तो नॉर्मल से होता है ना, तो नॉर्मल से होता है 90। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा इन दोनों का सम 90 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा? 90 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले थीटा प्लस आई माइनस 10 इक्वल टू हो गया आपका 90। ठीक है, और थीटा प्लस आई इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, चेंज द साइड कर दिया तो थीटा प्लस आई इक्वल टू हो गया आपका 100। क्या हो गया? थीटा प्लस आई इक्वल टू हो गया आपका 100। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। थीटा यानी कि 100 आ गया, हमारी इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाए तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो देखो थोड़ा सा और देखें भाई, हमने नॉर्मल से यहाँ तक एंगल देखें तो कितना होगा? 90। और ये वाला एंगल है हमारा आर, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 माइनस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस आर। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो कितना है? 90 है। कितना है वो? 90 है। हमें एक ट्राइंगल मिल गया, दिस दिस दिस, है ना? ये ट्राइंगल का अगर हम एंगल का सम देखें, ट्राइंगल के एंगल के सम की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो कितना होता है? ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180। तो कितना आएगा? देखो इन ट्राइंगल, अगर इन ट्राइंगल्स में देखें तो कितना होगा? थीटा प्लस 90 प्लस 90 माइनस आर इक्वस टू 180। ठीक है, देखो 90 प्लस 90 180, और 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो थीटा माइनस आर इक्वस टू हो गया 0, और थीटा इक्वस टू हो गया आपका आर। क्या हो गया? थीटा इक्वस टू आर। अगर हम और प्रॉपर्टी लगाएं, कौन सी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर जितना थीटा होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, या फिर जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उतना ही एंगल ऑफ थीटा होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जितना आपका एंगल ऑफ थीटा है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है भाई, आई इक्वस टू आर इक्वस टू थीटा, क्योंकि इस कंडीशन से आया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल आया? थीटा के। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वस टू होगा किसके? थीटा, है ना? अब हमें ये इस वाली वैल्यू को, आई की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो थीटा प्लस आई की वैल्यू कितनी है? थीटा, तो थीटा प्लस थीटा इक्वस टू 100, और 2 थीटा इक्वस टू कितना आएगा? 100, और डिवाइड कर दे तो ये 50,
और थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 50 डिग्री। कितने डिग्री आएगा आपका ये 50 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो कितना हो गया हमारा थीटा, मतलब 50 डिग्री हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर था कि हमें थीटा फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, टू प्लेन मिरर्स ए एंड बी, ए और बी टू प्लेन मिरर्स आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर, मतलब वो पैरेलल है, मतलब फेस टू फेस है। ठीक है, a light ray is incident, a light ray is incident at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree at point just inside one the plane of the figure, मतलब इस फिगर में गिवन है, मतलब यहाँ पर एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है, कितने एंगल्स पर होती है वो 30 डिग्री पर होती है। हाउ मैनी रिफ्लेक्शन विल अकर्स बिटवीन मिरर्स, मतलब आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी रिफ्लेक्शन विल अकर्स बिटवीन मिरर, मतलब इन मिरर्स के बिटवीन में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर ये इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है ये इंसिडेंट रे, मतलब मैं आई रे शॉर्ट में लिख देता हूं, तो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या है ये है नॉर्मल। ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करें तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इससे यहाँ पर वो इंसिडेंट हो रिफ्लेक्ट होकर आएगी, इंसिडेंट होगी, तो ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, और ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने स्टडी कर रखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें आर फाइंड करना था, आर इक्वल टू हो जाएगा आपका आई, कितना है आई है आपका 30 डिग्री, तो आर भी कितने डिग्री आ जाएगा आपका 30 डिग्री। किससे आ गया ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आ गया, किससे आ गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आ गया है ना। तो आई भी कितना हो गया ये आई है, और ये वाला एंगल जो है वो आपका ये आर है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये 30 है, तो ये भी कितना आएगा 30 आएगा। तो हमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम फाइंड कर लें तो हम इस डिस्टेंस को सपोज कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना है कितना है ये डिस्टेंस एक्स है ना, एक्स डिस्टेंस है भाई। सपोज दैट हमने कैसे अप्रोच लगाया, 2 plane mirror A and B are aligned parallel to each other as shown in the figure. A light ray
is incident at an angle of 30 degree at point just inside one plane mirror, one plane of the figure. How many reflection will occurs between mirrors? तो सबसे पहले हम यहाँ यूज़ करेंगे कि ये आपकी इंसिडेंट रे, कौन सी रे है आपकी? ये इंसिडेंट रे। आपसे पूछा गया है कि दो प्लेन मिरर अगर फेस टू फेस हैं और कोई भी लाइट रे किसी मिरर के किसी पॉइंट पे अगर वो इंसिडेंट होती है और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री बनाए ना, तो आपको फाइंड करना हाउ मैनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा थिंकिंग क्या है यहाँ पर, की पॉइंट क्या होगा? देखो, सबसे पहले हमारा की पॉइंट होगा कि हम यहाँ पे जितना एंगल ऑफ, यानी कि जो इंसिडेंट रे है, ये क्या हमारी इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा और इसी से जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्या जाएगी आपकी? ये रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो ये हो गई आपकी, ये है रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये है आपका नॉर्मल। क्या है? ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होगा आपका? ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी कितने डिग्री आएगा? 30 डिग्री। हम इस डिस्टेंस को, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, इस डिस्टेंस को हम कंसिडर कर लें कि ये एक्स डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? ये एक्स डिस्टेंस है। और ये एंगल जो है वो कितना है आपका? 90 है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल्स बना। हमने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट क्या है? सी है। मतलब ए बी सी जो राइट एंगल ट्राइंगल्स बना, उसमें हमें फाइंड करना है एक्स डिस्टेंस को। तो हमारा जो यहाँ पर जो थिंकिंग है, हम जो सोच रहे हैं वो कैसे है? देखो, जैसे सपोज दैट ये आपकी एक रोप होती है और इस रोप में सपोज दैट आपको इस सेगमेंट की डिस्टेंस दे दी आपको 5 सेंटीमीटर, और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो है आपकी 100 सेंटीमीटर है। क्या है वो? 100 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने सेगमेंट होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे वन सेगमेंट्स, है ना। लेंथ ऑफ वन सेगमेंट तो कितना हो गया? 5, डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका? 20। तो नंबर ऑफ जो सेगमेंट होंगे वो कितने होंगे आपके? 20 होंगे। कितने सेगमेंट होंगे? 20। तो वही हमारा यहाँ पर है ना, वही अप्रोच हम यहाँ लगा रहे हैं। तो क्या होगा? देखो, ये हमें एक्स डिस्टेंस फाइंड कर लें, और जैसे ही एक्स डिस्टेंस आएगी हम क्या करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो रहे हैं? एन। भाई एन से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी कि एक का ये होगा, और ऐसे कितने होंगे टोटल? एन होंगे। तो एन से अगर मैं एक को मल्टीप्लाई करूं तो किसके इक्वल होगा आपका? 2√3 के, है ना। किसके इक्वल होगा? 2√3 के। और मैं एन की वैल्यू फाइंड कर लूंगा तो क्या आएगा आपका? ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड हो पाएगा। तो क्या करेंगे? देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में अगर हम देखें तो एंगल बी कितना है आपका? 90 डिग्री। कितनी डिग्री है? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल दे रखा है। एंगल की फेस वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो 90 की फेस वाली साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। और जो बच जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी बेस। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेन थीटा को, है ना। और ये कितना है? बिटवीन डिस्टेंस कितनी है मिरर की? 0.2 मीटर है। तो ये वाली जो ए बी है, ए बी कितना होगा? ए बी हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। और जो बी सी है वो कितना हो जाएगा? एक्स हमने लेट कर लिया। कितना कर लिया? एक्स हमने लेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेन थीटा इक्वस टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर आएगा आपका बी सी अपॉन बेस कितना आएगा आपका? ए बी। और एंगल क्या लिया हमने? टेन 30 इक्वस टू हो गया बी सी अपॉन ए बी।
ठीक है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3 होती है, ठीक है। और बी सी कितना हो गया, बी सी होगा हमारा, बी सी यहाँ पर गिवन हमने लेट कर लिया था x, और ए बी कितना होगा 0.2, ठीक है। कितना होता है 0.2 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यह आएगा x इक्वल टू हो जाएगा 0.2/√3 हो जाएगा। ये आई वैल्यू फाइंड होगा किसकी, x की। मतलब जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है जो x डिस्टेंस पे होगा वो कितना होगा 0.2/√3 पर होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस पर होगा। और आपसे पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई एक रिफ्लेक्शन की ये डिस्टेंस है, इसमें कितने हो रहे हैं रिफ्लेक्शन n, तो मैं एक सेगमेंट की अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे हम, सो एन एक्स इक्वल टू होगा 2√3, कितना हो जाएगा 2√3, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है। एन एक्स की वैल्यू दे रखी है आपकी 0.2/√3 इक्वल टू 2√3। इसको कैलकुलेट करो तो ये आएगा 0.2 एन, और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√3 इंटू √3। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, ये हो जाएगा 0.2 एन इक्वल टू √3 3 बन जाएगा, तो 2 इंटू 3, और डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने कितना आएगा 10, और 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यह हो जाएगा आपका 2n/10 इक्वल टू आएगा 2 3 जा 6, यानी कि 2 इंटू 3 कर लें, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई कर दें 3 की, तो n इक्वल टू हो जाएगा 30। कितना हो गया n इक्वल टू 30, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे वो कितने होंगे आपके 30 होंगे। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या आपका, हाउ मैनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, हाउ मैनी रिफ्लेक्शन विल अकर्स बिटवीन मिरर्स, है ना। तो क्या आ गया आपका ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन n इक्वल टू हो गया आपका 30। मतलब कितने रिफ्लेक्शन होंगे आपके ये 30 रिफ्लेक्शन होंगे, कितने रिफ्लेक्शन होंगे आपके ये 30 रिफ्लेक्शन होंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, थैंक यू सो मच।